नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कैसा रहेगा। थर्सडे की एक्सपायरी लाएगी तेज़ी, जहां मतलब कि एवरेज में रहेगी, रेंज बाउंड मार्केट रहेगी। तो दोस्तों क्या रह सकता है कल का निफ्टी और निफ्टी बैंक का टारगेट, और पूरा हम एनालिसिस करेंगे, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा हम एनालिसिस करके देखेंगे किस लेवल पे कल की एक्सपायरी की क्लोजिंग हो सकती है। तो दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि एफआईज की क्या पोजीशन थी, यूएस मार्केट कैसी है, मतलब कि जो ग्लोबल मार्केट के इंडिकेटर्स हैं वो किस डायरेक्शन में हमारे फेवर में है, अगेंस्ट है, कैसे है, और मार्केट का मूड माहौल कैसा है, और मैंने कहाँ पे ट्रेडिंग की वो भी मैं आपके साथ डाटा शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बना रहें, आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी, तो अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज 30 पॉइंट मूव किया, लगभग 0.1516%। और वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो ये आज वीक था, लगभग 0.33%। सेंसेक्स की बात करें तो ये आज 1/4% उसने गेन किया, 137 पॉइंट। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी आज 1% ऊपर था। तो दोस्तों क्या क्या था मार्केट में जिसके चलते मार्केट ने डे लो से आज मार्केट ने काफ़ी रिकवरी की। मार्केट जैसे 19,465 पे क्लोज हुई तो 19,300 तक भी चली गई थी मार्केट, और वहाँ से रिकवरी आई मार्केट में। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, जो कल की एक्सपायरी में इसको हम देख सकते हैं कि मार्केट कल और बूस्ट कर सकती है। लेकिन पूरा हम एनालिसिस करेंगे, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, एक एक करके हम सारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, इसका अगर हम कल का देखें तो 19,434 पे ये क्लोज़ हुआ था मंडे को। तो कल तो मार्केट क्लोज थी। तो आज जैसे हम इसको देखें तो इसका जो ओपन होता है ये 19,369 पे क्लोजिंग ओपन होता है, लगभग 60-70 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना और लो थोड़ा और नीचे जाता है, 19,317 तक आ जाता है। तो 19,017 के आने के बाद फिर ये थोड़ा सा रिकवर करना शुरू करता है। तो धीरे धीरे रिकवर करते करते ये 19,482 पे हाई पे चला जाता है। तो लगभग अपने हाई पे थोड़ा सा नीचे 465 पे ये क्लोज हो जाता है 1.6% के हिसाब से, 0.16% और 33 पॉइंट से। तो इसके अगर हम दोस्तों टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें, तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैंने आपको जैसे कल बताया था कि निफ्टी जो है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है निफ्टी बैंक के मुकाबले। तो आज निफ्टी ने अपनी कंफर्मेशन दी है स्ट्रॉन्ग की। तो कल की इसकी रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी, आज भी इसकी ग्रीन कैंडल है। और इसका आरएसआई अभी थोड़ा गेन कर गया, आरएसआई अभी इसका 48 पे आ गया, जो बुलिश मोड के बिल्कुल ही पास है, और ट्रेंड ये रिवर्सल इसका बुलिश में आ रहा है। तो इसने दोस्तों जो इसकी जो आप ये येलो कलर की लाइन जैसे देख रहे हैं ये वाली, अगर ये हम लाइन ये है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज। तो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को इसने ब्रेकआउट किया। तो इसने जो लोअर बिलिंजर बैंड की लाइन थी, ये वाली ये वाइट लाइन है 19,331, इसको भी इसने टच करने के बाद अब रिवर्सल लिया है। तो दोस्तों मार्केट कल के लिए एक्सपायरी के लिए मार्केट कल स्ट्रॉन्ग हो सकती है, गैप अप भी खुल सकती है। अगर गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट की जो एक्सपायरी है वो पॉजिटिवली होगी। वो ऑपरेटर के हिसाब से होता है, जैसे मार्केट में उन्होंने पुट या कॉल को सेल किया होगा तो वो मार्केट को दोनों साइड भगा सकता है। अगर उसने कोई पोजीशन नहीं होगी ऑपरेटर की तो वो मार्केट को रेंज बाउंड भी रख सकता है। तो इस तरह से वो दोनों साइड के जो स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करेगा। अगर किसी के पहले कॉल राइटर के पुट को ऑप्शन को भी, कॉल राइटर के स्टॉप लॉस को भी हिट कर सकता है और पुट राइटर के भी। तो इस तरह से मार्केट की आप देखोगे कल तो मार्केट जो है पॉजिटिव क्लोज होती हुई नज़र आ रही है, जो इसका टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों देखेंगे आज इसके कौन से शेयर्स थे, निफ्टी के जो आज ऊपर थे।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके, तो सबसे पहले ऊपर था आज अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल लगभग आज 2.5% 121 रुपये का इसने मूव दिया। मैंने दोस्तों आपको रिकमेंड किया था कि अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा करेक्शन में आया था, तो अभी ये मंडे और आज वेडनेसडे को 2-3 दिन में इसने काफ़ी मूव दिखाया। इसका डिविडेंड भी, इसका रिज़ल्ट अच्छा रिज़ल्ट आया और इसका डिविडेंड अनाउंस भी है, तो इसके चलते इसमें अच्छी मूवमेंट आई है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो इसने भी आज लगभग 2.5% की मूव दिखाई। एनटीपीसी की बात करें तो इसने भी 2%। टाटा मोटर की बात करें तो इसने भी लगभग 2%। और इन्फोसिस की बात करें तो इसने भी लगभग 2% के आसपास का मूव दिखाया। इन्फोसिस तो फर्स्ट में आज का टॉप गेनर था, उसके बाद थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और ये 4 नंबर पे 5वें नंबर पे आ गया, फिर भी अच्छा इसने मूव दिखाया। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इसने भी 1.5% का मूव दिखाया। पावर ग्रिड की बात करें तो इसने भी 1.5%। एलटी की बात करें तो 1.25%। मारुति की बात करें तो 1%। ये सारे शेयर आज अच्छी परसेंटेज के साथ भाग रहे थे। विप्रो की बात करें तो लगभग 0.25%। श्री सीमेंट की बात करें तो 0.25%। सन फार्मा की बात करें तो ये भी 0.25% ऊपर था। और हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो ये भी लगभग 0.25% ऊपर था। ये पहले डाउन भी गया था, फिर इसने रिकवर कर लिया। और आईओसी की बात करें तो ये लगभग 0.25% ये भी ऊपर था। टेक महिंद्रा ये भी 0.25% ऊपर था। डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो ये 0.5%। ओएनजीसी भी 0.5%। ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। सिप्ला की बात करें तो 0.5% ऊपर था। एचसीएल टेक, बीपीसीएल, ग्रासिम, टीसीएस, आईटीसी, नेस्ले इंडिया, टाइटन और एचडीएफसी तो फ्लैट ही था और टाइटन भी आज लगभग फ्लैट ही था। तो काफ़ी शेयर थे जो आज भाग रहे थे। तो गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज सबसे आगे मेटल स्टॉक गिरे पड़े थे टाटा स्टील। तो टाटा स्टील आज लगभग 2% नीचे था। अडानी पोर्ट भी आज 1.5% नीचे था। हिंडाल्को मेटल स्टॉक की बात करें तो हिंडाल्को भी आज 1.5% नीचे था। एचडीएफसी लाइफ की बात करें तो 1.25% नीचे था। भारती एयरटेल भी 1.25% था नीचे था। हीरो मोटर कॉर्प ये भी 1% नीचे। बजाज फिनसर्व आज लगभग 1.25% नीचे था। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये भी आज 0.25% नीचे था। इंडसइंड बैंक भी आज 0.5% से थोड़ा सा ऊपर ही नीचे था। तो जीएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो 0.5% इसने लूज़ किया। डिविस लैब ने भी आज 0.5%। एसबीआई लाइफ, कोटक बैंक, कोल इंडिया का आज इसका डिविडेंड भी है, कल इसकी एक्स डेट रिकॉर्ड है, तो अगर आपके पास होंगे तो इसका 4 रुपये का डिविडेंड आपको मिल जाएगा। बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी लगभग 1/4% नीचे था। आइसर मोटर भी आज नीचे था। आईसीआईसीआई बैंक भी नीचे था और एचडीएफसी बैंक ये भी नीचे था। तो गिरने वाले शेयर भी लगभग आधे के आसपास गिरने वाले शेयर थे, आधे ही चढ़े हुए थे। एशियन पेंट भी नीचे था। टाटा कम्युनिकेशन, यूपीएल, रिलायंस इंडस्ट्री और ब्रिटानिया, ये सारे शेयर आज लालगी में ही क्लोज हुए। तो दोस्तों क्या है इसका पीसीआर का अगर हम डाटा देखें तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कल की कहाँ पे एक्सपायरी होगी। दोस्तों कल की 17 अगस्त की एक्सपायरी का देखें तो इसका पीसीआर अब देखिए 1.05 है और इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही है कल की वो आ रही है 19,400, लगभग इसके जो क्लोजिंग से थोड़ी नीचे है। तो मार्केट ऐसे आपको मूव देगी, इसमें 50-100 पॉइंट आप प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर जैसे ट्रेडिंग सेशन चल रहा होता तो उसके हिसाब से डाटा फिर चेंज हो जाता है। जैसे कॉल राइटर, पुट राइटर अपनी कॉल को स्केयर ऑफ करके नई पोजीशनें बनाते हैं, तो ऐसे सारे ये डाटा चेंज होता रहता है। मंथली अगर हम पीसीआर देखें तो मंथली पीसीआर इसका 31 अगस्त का वो भी 1.09 पे है और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन इसकी आ रही है 19,500। तो लगभग 19,500 600 के ही पास इस मंथ की क्लोजिंग होने के चांस मिल रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। दोस्तों निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो इसका प्रीवियस था 44,090, ये ओपन होता है 43,726 पे, लगभग ये 250-300 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना जो लो बनाता है वो 43,600 तक भी आ जाता है, उससे और 100 पॉइंट लगभग नीचे आ जाता है। तो अपना जो ये हाई बनाता है वो बनाता है 44,000, अपनी ओपनिंग से लगभग 250 पॉइंट ये ऊपर भी जाता है, लेकिन उसके बाद फिर ये टिक नहीं पाता, तो ये सारा दिन फिर गिरता ही रहता है। तो गिरते गिरते ये अपना लो जो इसने बनाया था उससे फिर ये थोड़ा सा रिकवर करके 43,946 144 पॉइंट और 1/4% लगभग ये क्लोज करता है। तो अब इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं।
दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो इसका जो RSI है अभी भी बेरिश मोड में ही है। RSI इसका 34 पे है जो बेरिश मोड में माना जाता है, लेकिन आज की जो इसकी कैंडल बनी है वो ग्रीन बनी है, जो एक रिवर्सल का इशारा भी करती है। हो सकता है यहाँ से बाज़ार थोड़ा सा रिवर्सल है, क्योंकि इसने जो अपने बैक मतलब के फिलिंग जो गैप छोड़े थे कैंडल में, ये इसने लगभग सारे अपने गैप फिल कर दिए। ये नीचे यहाँ तक आ गया, इसने सारे गैप अपने फिल कर दिए। तो अब ये स्मूथली ऊपर रिवर्सल भी ले सकता है। लेकिन जैसे कल की एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के डे क्या होता है कि बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। एक्सपायरी के दिन बहुत सारे लोगों ने जो अपनी पोजीशन होती है उसको कट करके रोल ओवर भी करना होता है। बहुत सारा डाटा ऐसे मैनिपुलेट होता है। तो आपको अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रेडिंग करनी चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपायरी डे। तो एक्सपायरी के दिन बहुत ही समझदारी के साथ आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आप ऑप्शन में काम करते हो। अगर आप नए हो, आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए हैं, तो फिर तो आपको कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, और एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, नए ट्रेडर अपने नए मार्केट में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने जो स्ट्राइक प्राइस पे ऊपर वो काम कर रहे हैं वो इस वीक की एक्सपायरी का। तो जैसे उसकी स्ट्राइक प्राइस उसने मान ली किसी ने कॉल को बाई किया या पुट को बाई किया, तो वो जैसे उसका प्राइस नीचे आता जाता है तो उनको लगता है कि ये मैंने पहले 100 रुपये का बाई किया था, अब जी 80 रुपये का आ गया, तो उसमें और एक ऐड एंटर कर लेते हैं, लॉट ऐड कर लेते हैं। तो जैसे वो और नीचे जाता है ऐसे एवरेज करते रहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम बीता जाता है तो उसका टाइम डिके इतना फास्ट हो जाता है, चाहे आप बाद में जितनी मर्जी उसमें एवरेज करते रहोगे तो वो फिर इतनी जल्दी ऊपर आता ही नहीं है। क्योंकि एक तो उसका टाइम डिके बहुत फास्ट हो रहा होता है, दूसरा आपकी वो कॉल जो OTM हो गई होती है, तो OTM में कॉल में मूवमेंट बहुत कम रह जाती है। अगर आप देखोगे 10 मिनट में अगर वो 50 पॉइंट या ऊपर भी जाएगी, तो 50 पॉइंट ऊपर जाने के बाद भी आपका जो प्राइस है वो लगभग आपके आसपास भी नहीं आता अगर बहुत गैप आ जाए तो। क्यों? उसमें डेल्टा बहुत कम होता है, और डेल्टा कम के कारण उसकी मूवमेंट हो जाती है, मूवमेंट स्लो होती है, और उसका जो ठीठा आता है वो बड़ा फास्ट उसको ख़त्म करता है प्रीमियम को। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि 100 रुपये का था, अब ये 10 रुपये का आ गया, तो आपको ये लगता है कि मैंने पहले 100 रुपये पे बाई किया था, अब ये 10 पे आ गया, तो मैंने पहले 100 पे किया था, अब तो मैं जितने पहले लॉट रही उसमें तो मेरे 10 लॉट आ जाएंगे। तो आप चाहे 10 लॉट भी वहाँ पे ऐड कर लोगे, तो जैसे आप 10 लॉट ऐड करोगे तो आपकी एवरेज होगी, करंट प्राइस मान लीजिए उसका 10 रुपये चल रहा है, तो आपकी एवरेज मान लीजिए 20 रुपये आ गई। तो आपको आपको लगेगा कि 10 से ये 20 बड़ी जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत बार नहीं होता, कभी कभार ही होता है। कभी समझ लीजिए कि साल में एक बार है या 2-3 साल में ऐसे होता है। जैसे मार्केट में लास्ट में बहुत वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर आए, तो आप देखिए अगर मार्केट में कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें इमीडिएटली 100 या 200 पॉइंट इमीडिएटली मूवमेंट आती है, तो तब आपका रेट जो वो बराबर पे आता है, अदरवाइज रेट ऊपर आता ही नहीं है। क्योंकि उसमें एक तो मार्केट रेंज बाउंड हो रही होती है, मार्केट में उसका टाइम डिके फास्ट आ रहा होगा, उसके करके वो प्रीमियम ऊपर उठ ही नहीं पाता, तो आपका काफ़ी लॉस हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही सोच समझ के करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल नए हैं, तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, आपको कैश में काम करना चाहिए। ठीक है, तो फिर भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट है, तो पहले आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, सीखना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, और बड़ी सावधानी से करना चाहिए। मार्केट से डर के रहना चाहिए। मार्केट ऐसा मतलब कि आपको दिखा सकती जो आप कभी सोच ही नहीं सकते। कई बार हमारे माइंड में ये आता भी अब ये इतना नीचे आ गया और कितना नीचे आएगा, जहाँ कई बार हम ये सोचते हैं ये अब इतना शेयर ऊपर चला गया और कितना चला जाएगा, तो हम उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे 20,000 इंडेक्स आ गया, अब इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। तो ऐसा मार्केट में कुछ नहीं होता। आप जो सोच रहे होते हैं मार्केट हमेशा उसके उलट चलती है, ऑपोजिट चलती है। आप सोचोगे कि इंडेक्स 20,000 पे आ गया तो मैं यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देता हूँ, कॉल पुट को बाई कर लेता हूँ, या कुछ ऐसे शॉर्ट कर देता हूँ, जैसे कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ, तो वो आप सोचोगे मार्केट गिरेगी,
तो वो आपको इतना परेशान करेगी ना, मार्केट वहाँ से फिर गिरती नहीं है, वो ऊपर ही चली जाती है। तो ऊपर जाने के बाद फिर वो मार्केट नीचे आती नहीं, तो आपका बहुत लॉस हो जाता है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आगे हम दोस्तों इसके देखते हैं कौन से शेयर थे इसके जो भाग रहे थे। दोस्तों इसके भागने वाले शेयरों की बात करें तो सिर्फ 2 ही शेयर थे जो आज भाग रहे थे, वो भी एसबीआई आज लगभग 1% के आसपास भागा, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज लगभग 1/4% भागा। तो एसबीआई बैंक तो मैंने कल परसों ही आपको दिया था कि इसमें अब आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जिसने भी इसमें एंट्री की होगी तो आज उसको बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग 1% का तो प्रॉफिट हो ही गया। लेकिन आप इसको, अब इसका रिवर्सल है, आप इसमें थोड़ा सा होल्ड करोगे ना, थोड़ा सा वेट करोगे तो फिर से ये 620 पे आ जाएगा। तो जिसने मतलब कि इसको 550 पे ख़रीद लिया, 540 पे भी आया था, तो उसका तो 500-620 तक अगर आप वेट करोगे तो आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन पेशेंस तो रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो जो गिरने वाले शेयर थे आज, बाकी सभी शेयर तो गिर ही रहे थे। गिरने वाले शेयरों में आज सबसे आगे था बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी। बंधन बैंक आज लगभग 1.5% गिरा, बैंक ऑफ बड़ौदा 1%, पीएनबी भी 1%, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी 1% के आसपास, एक्सिस बैंक 0.25%, फेडरल बैंक आधा %, इंडसइंड बैंक भी आधा %, और कोटक बैंक की बात करें तो ये भी लगभग आधा % ही गिरा। आईसीआईसीआई बैंक आज 0.32% गिरा। तो गिरने वाले शेयर आज ज़्यादा थे, 12 में से 10 शेयर गिरे हुए थे, 2 ही चढ़े हुए थे। तो इस तरह से अगर हम इसका पीसीआर डाटा की बात करें तो इसका पीसीआर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.82, जो काफ़ी डाउन आ गया। तो इसकी जो कल की एक्सपायरी मैक्सिमम क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है 44,000। तो 44,000 के आसपास की इसकी एक्सपायरी हो सकती है। तो निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों आप 100 पॉइंट का लगभग प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं, मतलब कि 100 पॉइंट ये ऊपर भी क्लोज हो सकता है इस पॉइंट से 44,000 से, और 100 पॉइंट नीचे भी हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो इसमें मूवमेंट फास्ट होती है। तो इस तरह से आपको समझ कर चलना चाहिए। इसके अगर हम मंथली एक्सपायरी की बात करें 31 अगस्त की, तो उसका पीसीआर भी 0.85 है, जो थोड़ा नीचे आया। तो मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी इसकी 44,500 के आसपास की हो सकती है। तो दोस्तों अगर हम आगे बात करें एफआईज की कि एफआईज ने क्या किया, दोस्तों आज एफआईज की बात करें तो एफआईज ने आज 722 करोड़ का कैश में माल बाई किया, बाइंग की उन्होंने 722 करोड़ की। तो वहीं डीआईज ने क्या किया, डीआईज ने भी आज 2400 करोड़ की बाइंग कर डाली। दोनों ने ही आज एफआईज और डीआईज ने बाइंग की, जिसके चलते मार्केट के डे लो से मार्केट ने आज रिकवर किया। तो इससे चलते मार्केट में बाइंग आई थी। एफएनओ में फ्यूचर इन्होंने क्या किया, एफआईज ने इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें भी आज इन्होंने 221 करोड़ की बाइंग की है, और इंडेक्स की जो ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने 5,214 करोड़ की सेलिंग की। ये डाटा इन्होंने मैनिपुलेट करते हैं ऑप्शन में। तो जो इसी चक्कर में जो हमारे नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। तो आगे हम इसके स्टॉक की अगर बात करें तो आज इन्होंने स्टॉक के जो फ्यूचर थे उसको भी इन्होंने आज 1,282 करोड़ को शॉर्ट किया था। तो वहीं पे जो स्टॉक की ऑप्शंस थी उसमें इन्होंने 11 करोड़ की बाइंग की। तो बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं आई। नेट अभी तक अगर हम इसकी देखें स्टॉक की तो लगभग अब पूरा 16 अगस्त तक की बात करें 1 से लेकर, तो 1,338 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है नेट। तो आगे दोस्तों हम बात करेंगे यूएस बाज़ार की। यूएस मार्केट कैसी है, ग्लोबल मार्केट कैसी है, कैसे इसके चलते हमारी मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, तो ये सारा हम आगे देखते हैं। दोस्तों यूएस बाज़ार की बात करें, सबसे पहले अपने इंडिया के इंडेक्स की बात करें तो ये तो पहले हमने बात कर ली निफ्टी, सेंसेक्स, विक्स और निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप, ये सारे आज हरियाली में थे। ये आप देख रहे हैं लगभग कोई 1% से कम था, 1%। विक्स जो आज 1% था, बाकी लगभग थोड़े थोड़े से बढ़े हुए थे। आगे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सारे इंडेक्स आज गिरे पड़े हैं, लगभग कोई 1.5% गिरा, लगभग 1% से और 0.25% तक सारे के सारे पाँचों के पाँचों इंडेक्स गिरे पड़े हैं। चाइना की बात करें तो चाइना के भी सारे इंडेक्स गिरे पे हैं। SCI 1000 भी गिरा, शंघाई भी गिरा, जे भी चाइना A50 भी गिरा, ये सारे के सारे शेयर गिरे पड़े, इंडेक्स गिरे। हांगकांग की बात करें तो ये देखिए हांगकांग के भी सारे इंडेक्स जो गिरे पड़े हैं।
आगे बात करें इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के भी सारे के सारे दोस्तों यूएस बाज़ार की बात करें तो ओवरऑल यूएस के बाज़ार का जो काफ़ी सेलिंग आ रही है, जिसके चलते मार्केट में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। लेकिन दोस्तों इतनी भी घबराने की बात नहीं है। एफआई आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले जैसे 1 अप्रैल से मार्केट में मूव ट्रेंड ऊपर का दिखाया था, तो तब भी यूएस मार्केट, डॉ जोन, नैस्डैक सभी नीचे जा रहे थे, लेकिन हमारे बाज़ार अपनी चाल ही चल रहे थे। तो इसलिए आप हमारी बाज़ार में काफ़ी पोजीशंस लोगों की हल्की है, तो इस तरह से मार्केट में मूवमेंट आएगी, ग्रोथ आ सकती है आगे भी। तो आगे बात करें जापान की, तो जापान के 5 में से 2 इंडेक्स हरियाली में थे, 3 लालगी में थे। तो आगे बात करें हम मलेशिया के, तो मलेशिया के सारे इंडेक्स आज हरियाली में हैं। और आगे बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के भी सारे के सारे इंडेक्स जो आज लालगी में हैं। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर के भी तीनों इंडेक्स हरियाली में लालगी में गिरे पड़े हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया कॉस्पी 550 और ये सारे के सारे गिरे पड़े हैं। आगे बात करें हम ताइवान का, देखिए ताइवान वेटेड जे भी लगभग 5 में से 4 इंडेक्स इनके हरियाली में, 1 लालगी में। तो आगे बात करें हम थाईलैंड की, तो थाईलैंड के भी 5 में से 4 इंडेक्स गिरे पड़े हैं, एक जो बढ़ा हुआ वो भी लगभग माइनर सा ही बढ़ा हुआ। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डॉ जोन की बात करें तो डॉ जोन अभी 103 पॉइंट ऊपर है। अब जैसे जब वीडियो बन रही है तो S&P 500 भी इनका ऊपर है। नेस्डैक की बात करें तो ये लगभग फ्लैट ही है। स्मॉल कैप 2000 ये अब रेड थोड़ा लालगी में है। कनाडा का बोस्पा, ये सारे आप डेक्स, कनाडा, यूरोप स्टॉक, ये सारे आप देख रहे हैं लगभग मिक्स का ही माहौल है। तो दोस्तों मार्केट मूड की बात, मार्केट के और जो इंडिकेटर्स हैं उसकी बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे हुआ, जो हमारे फेवर में, ये थोड़ा आज हमारे फेवर में नीचे आया। तो क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी आज हमारे फेवर में नीचे आया। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये आज फ्लैट ही है, कल के बराबर ही आज फ्लैट ही बंद हुआ। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी आज लगभग फ्लैट ही इसको हम मान सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन इसको न्यूट्रल ही मान सकते हैं। तो दोस्तों चार में से 2 इंडिकेटर्स जो वो हमारे फेवर में है, तो जो 2 हैं वो हमारे फेवर में नहीं, न्यूट्रल है। तो इस तरह से मार्केट का मूड कैसा बनता है, तो दोस्तों मार्केट के मूड की अगर हम बात करें तो मार्केट का मूड जो है एक्सट्रीम फियर बढ़ता जा रहा है। लोगों में काफ़ी मार्केट को लेकर डर सा माहौल बना हुआ है कि मार्केट का, अब देखिए 1 अगस्त में इसका जो मूड माहौल था वो था ग्रीडी था 65, तो आज करते करते आज 14 पे आ गया, एक्सट्रीमली ग्रीडी हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली फियर हो गया, काफ़ी मार्केट में फियर का माहौल बना हुआ है। तो दोस्तों आगे मैं आपको 2 शेयर, बहुत ही बेहतरीन आज आपके लिए 2 शेयर लेकर आया हूँ। अगर आपका माइंड हो तो आप उसमें थोड़ी सी पोजीशन कम क्वांटिटी से कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये देखिए इसने कितना यहाँ पे फॉल दिखाया। इसने ये देखिए यहाँ से ये गिरता आया 210 से, 210 से गिरता गिरता ये 186 पे आ गया, लगभग ये 30 रुपये इसने फॉल दिखाया, लगभग 15% का इसने फॉल दिखाया। तो दोस्तों अच्छी कंपनी का स्टॉक जब भी नीचे आता है तो उसमें एंट्री करने का ही बेनिफिट रहता है। जैसे SBI की हमने बात की, ऐसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा इतनी देर से ये थोड़ा करेक्शन में आया, तो करेक्शन में जब कोई स्टॉक आता है तो वो हमें एक चांस देता है उसमें एंट्री करने का। लेकिन आपको दोस्तों जब भी एंट्री करनी हो तो किसी भी स्टॉक में, तो उसमें सारा अपना पैसा एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो आपको पहले उसका 20% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शेयर यहाँ से थोड़ा और 1% या 2% नीचे आता है तो फिर आप 20% इन्वेस्ट करें, फिर अगर नीचे जाता है तो 20%, ऐसे करके अगर 1 लाख को मिनिमम आप 6 पार्ट में डिवाइड कर लोगे तो आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, तो आपका एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो जैसे ये फिर से रिवर्सल आएगा, मूव करेगा, तो आप बड़ी जल्दी इसमें अच्छा मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे आप वेट करेंगे कि जैसे फिर इसका ये 210 पे आएगा, तो 210 में आने के मान लीजिए इसको 1 महीना भी लग जाएगा, तो आपने मान लीजिए 180 में मान लीजिए आपका रेट आ गया, तो 180 से आप 220 तक इसको वेट करोगे 40 रुपये, तो तब तक आपके पास शेयर भी कितने हो गए, तो आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। तो देखते हैं कि दूसरा कौन सा शेयर है। दोस्तों
बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोस्तों दूसरा शेयर है बजाज फिनसर्व। ये देखिए ये भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है दोस्तों। मैं वही स्टॉक लेकर आता हूँ जो अभी करेक्शन में है। जो पहले शेयर आगे ऊपर भागे होते हैं उसमें एंट्री करने का फिर थोड़ा सा डर रहता है, अगर वो वहाँ से करेक्शन में आएगा। अब आप ये देखिए जहाँ से इसका 1660 से ये नीचे आया, 1660 यहाँ से लगभग 1670-80 से, तो आप ये 1470 आ गया। मान लीजिए ये 200 रुपये ऐसे ये डाउन आ गया, लगभग 12% ये अपने अभी के टॉप से कितने दिनों में, लगभग ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बल्कि लगभग 16 ट्रेडिंग सेशन से ये नीचे आया, लगभग 12%। तो आप मान लीजिए कि 12% ये नीचे आ गया, तो 12% और अगर नीचे आने तक की आपके पास कैपिटल फंड होना चाहिए अपने स्टॉक को एवरेज करने के लिए। कैसे, मान लीजिए कि अभी इसमें आप एंट्री करनी हो तो आपको सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% इन्वेस्ट करिए। अगर ये फिर थोड़ा नीचे आ जाता तो 20% और ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आप एक दिन में देखते हैं कि लगभग ये 1-1.5-2% की ही मूवमेंट होती है, 1.5-2% ही ऊपर नीचे होते हैं शेयर अच्छी कंपनी के। तो अगर ये 2% नीचे आता तो 20% आप अपनी इन्वेस्टमेंट का और ऐड कर दीजिए, उसमें फिर 2% आता। तो ऐसे करते करते अगर ये 1400 तक भी आ जाता है तो 1400 के पास आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। तो इसका प्राइस मान लीजिए 1400 पे ये आ जाएगा तो आपका 1425-30 होगा। तो इसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप इसको इतनी देर तक होल्ड करते हो कि जब तक ये आप थोड़ा पेशेंस रखते हो कि 1660 तक या 70 तक आएगा तो आप फिर प्रॉफिट बुकिंग करोगे, तो नॉर्मली आपका 300-400 रुपये एक शेयर का प्रॉफिट बन जाएगा। अगर आपने 100 शेयर भी बाई किया तो आपका लगभग 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 100 शेयर जब आप बाई करोगे तो आपका लग जाएगा 1,40,000। तो 1.5 लाख के ऊपर आपको 20,000, लगभग 15% का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, एक महीने में ही चाहे मिल जाए। तो ऐसे करके दोस्तों सारा कैलकुलेशन करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आगे दोस्तों मैं ये बजाज फिनसर्व ये मेरी पोजीशन थी जो मैंने कल भी आपको बताई थी। ये मेरी कल की एग्जिस्टिंग पोजीशन, अभी मैंने कोई इसमें नया ट्रेड नहीं लिया। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए ये मैंने आज पोजीशन को हेज कर दिया था। इसमें जैसे आप देख रहे हैं 1650 का लॉस, तो ये आज इसमें लगभग 2700 रुपये का प्रॉफिट भी आ रहा था। इसमें 2700 का प्रॉफिट आ रहा था, इसमें लॉस थोड़ा हो गया था, मतलब कि एवरेज मेरा कल के बराबर लॉस कम ही हुआ। अगर हम ये दोनों को प्लस करें लॉस को तो ये बन रहा है 10,000, लेकिन कल का जो लॉस था वो था 12,200। तो लगभग 2,000 का आज इसने रिकवर किया। तो रिकवर किया, इधर थोड़ा प्रॉफिट लॉस कम हो गया, इधर भी थोड़ा सा बढ़ गया। तो जैसे अगर ये मार्केट इसकी अगस्त की लास्ट 31 अगस्त की एक्सपायरी है, अगर ये अब एक हफ़्ता और ऐसे कंसोलिडेट कर गया तो फिर ऑटोमेटिक ये मेरा लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम डीके फास्ट आ जाएगा। तो अब मैं इसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंडे तक, अगर मैं इसको देखना, अगर थोड़ा सा ये एवरेज में अगर मेरा लॉस थोड़ा कम भी हो गया तो मैंने इसको काट देना, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा काम और है, उसमें मुझे इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं अभी इसको वेट कर रहा हूँ। जैसे फिर मैं इसकी कोई नई पोजीशन बनाऊँगा तो कोशिश तो मेरी यही, अगर ये एक हफ़्ता और चल गया तो इसमें प्रॉफिट बन सकता है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए ही मैंने इसकी पोजीशन को हेज किया। पहले तो मैं सोच रहा था जैसे मेरा 2300-2400-2700 रुपये प्रॉफिट होता है, इसको स्केयर ऑफ कर लूँ, लेकिन थोड़ा मैं जैसे बिजी रहता हूँ काम में तो मैंने देखा ही नहीं, मैं बार बार देखता नहीं मार्केट को, मैं ऐसे अपना ऑर्डर लगा के अपने काम पे काम करता रहता हूँ। तो बीच बीच में कभी देखता हूँ, इतना ज़्यादा मैं देखता नहीं, स्क्रीन को बहुत ज़्यादा नहीं देखता, तो अपने काम में बिज़ी रहता हूँ। तो जैसे मैंने इसको देखा तो इसका प्राइस फिर थोड़ा नीचे आ गया था, तो मैंने इसकी कोई देखा नहीं, मैंने कोई बात नहीं, इसको एंड तक चलाएंगे। जैसे इसका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा एक साइड में, या एक साइड मान लीजिए कि एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव आ गई तो एक में तो प्रॉफिट होगा, दूसरे में लॉस ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से मैंने दोनों साइड को हेज कर दिया। अगर अब सुबह मार्केट जिधर मर्जी ये खुले तो इतनी कोई घबराने वाली टेंशन वाली बात नहीं है। अगर ये 2500 पे आएगा नीचे तो फिर इसमें मैं जो कॉल है इस कॉल शॉर्ट किया, इसमें फिर मेरा लगभग 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें 10,000 प्रॉफिट हो जाएगा, इसमें फिर लगभग 17-18,000 लॉस होगा, क्योंकि उसमें इतने थोड़ा टाइम डीके की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।